इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। ये सफर है हमारे संविधान की जड़ों तक पहुंचने का। बिल्कुल। मतलब ये समझने का कि जिस किताब से आज हमारा देश चलता है, आखिर उसकी नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमारा संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर है। सही। भारत में जब ब्रिटिश शासन था, हम्म, तो समय-समय पर कई ऐसे एक्ट्स मतलब अधिनियम पारित किए गए, हम्म, जिन्होंने धीरे-धीरे भारत की जो आज की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था है, हम्म। उसकी एक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, तो आज की क्लास में हम उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों पर बात करेंगे, जो आजादी से पहले लागू हुए थे। बिल्कुल, हम्म। क्योंकि इन्हीं के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एक मजबूत संविधान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। कहानी में पहला बड़ा मोड़ कहाँ आता है? पहला बड़ा मोड़ आता है 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ये दो अलग अलग लोगों के नाम है ना? हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो लंदन में बैठते थे, हम्म। और लॉर्ड मिंटो भारत में वॉइसरॉय थे। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दूरगामी परिणाम वाली जो बात थी, वो थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अलग प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। हम्म। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ओह। और ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं था, ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाना था। तो इसने एक तरह से देश को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीयों को अब भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थी, उनमें नियुक्त किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आज के हिसाब से कैबिनेट समझ सकते हैं इसे? हाँ, एक तरह से वाइसरॉय की सबसे ताकतवर टीम। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी। तो उन्हें कुछ अधिकार भी मिले होंगे? हाँ, अब परिषद के सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। अच्छा। और वो पहले भारतीय कौन थे जो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए? ये नाम जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समझ गया। तो इसके 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, और इसने व्यवस्था में कई और बड़े बदलाव किए। जैसे? सबसे पहला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं। वैसा कुछ। हाँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। पहली थी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें सदस्य कितने होते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 चुने जाते थे और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। और केंद्रीय विधानसभा में? उसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 साल का था। अधिकार दोनों के बराबर थे? लगभग बराबर थे, सिवाय एक मामले के। बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था, वो सिर्फ विधानसभा के पास था। अच्छा। और इस अधिनियम का एक और बहुत बड़ा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, क्या था ये? द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके तहत प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से? हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ओके, तो आरक्षित विषयों में क्या क्या था? जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे वित्त, भूमिकर, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित थीं। इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालक परिषद की मदद से शासन करता था, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। और हस्तांतरित में? हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि जैसे विषय थे। इन पर शासन तो गवर्नर ही करता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जिम्मेदारी दे दी, लेकिन पावर और पैसा अपने पास रख लिया। बिल्कुल। आपके पास स्कूल चलाने का विभाग तो है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया था। तो ये व्यवस्था बाद में खत्म कर दी गई होगी? हाँ, ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये आगे चलकर 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है। इस 1919 के एक्ट में और भी कुछ खास था? हाँ, 2 चीजें और थीं। एक तो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। और दूसरा? और इसी एक्ट में भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, तो यूपीएससी की नींव एक तरह से यही रखी गई। एक तरह से, हाँ। चलिए, अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान पर उसका सबसे गहरा असर पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। गहरा असर कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451? हाँ। हमारे मूल संविधान से भी ज्यादा। हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। पहली, एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था। इसमें कौन कौन शामिल होता? इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और वो देशी रियासतें शामिल होनी थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। अच्छा, तो रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था? हाँ, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, पर रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, और क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, तो ये संघ कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल।
प्रांतीय सरकारों को अब अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिल गए और इसके बजाय केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, तो प्रांतों से हटा के केंद्र में लगा दिया। और क्या था इसमें? इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था। एक तरह से, पर इससे जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने की शक्ति लंदन की प्रिवी काउंसिल के पास ही थी। और क्या इस अधिनियम में हम भारतीय कोई बदलाव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत की कोई भी विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। और वो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका और विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया था। बिल्कुल। एक और खास बात, इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, तो बर्मा इसी एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिर में, उस अधिनियम पर जिसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त किया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर। सिर्फ 14 दिन में? मतलब अंग्रेज जाने की बहुत जल्दी में थे। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। ठीक है। दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कैसे चलता है? तब तक दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थीं वही विधानमंडल के तौर पर काम करेंगी और शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। उसमें कुछ बदलाव करने की छूट थी? हाँ, दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते थे। और उन सैकड़ों देसी रियासतों का क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ दी गई। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। हाँ, और इसी ने आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे 1909 से लेकर 1947 तक के इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में एक ऐसी प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था को जन्म दिया जो हमारे संविधान की नींव बनी। बिल्कुल। इन अधिनियमों के जो प्रावधान थे, चाहे वो सफल रहे हों या असफल, उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं को एक ढांचा और एक बहुत जरूरी अनुभव प्रदान किया। सही कहा। इन सभी अधिनियमों के बाद जो अगला तार्किक कदम था वो था भारत के अपने संविधान का निर्माण, जो पूरी तरह से भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों के लिए बनाया गया हो। तो अगली क्लास में हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। बिल्कुल। पर आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? वो ये कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन ब्रिटिश निर्मित कानूनों के कई हिस्सों को तो खारिज कर दिया, लेकिन उस औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे का कितना डीएनए आज भी हमारे सिस्टम की नसों में दौड़ रहा है, सोचने वाली बात है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे आजादी की सुबह बस होने ही वाली थी, लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दरवाजे पर खड़ी थी, एक बिल्कुल नए देश के लिए एक नई रूल बुक, एक संविधान बनाने की। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इसकी नींव रखी गई थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, जो 1946 में भारत आया था। चलिए, तो अब इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये संविधान सभा बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग थे और किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। तो शुरुआत करते हैं सदस्यों की संख्या से। कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी उसके हिसाब से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389। हाँ, और इसका बंटवारा भी आप कह सकती हैं बहुत सोचा समझा था। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। बिल्कुल, और बाकी 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। अच्छा, और इन सदस्यों को चुनने के लिए फिर चुनाव भी हुए? हाँ, जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ये चुनाव उन 296 सीटों के लिए थे जो प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को दी गई थी। और इन चुनावों के नतीजों से उस वक्त की राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई होगी। पूरी तरह से। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। तो चुनाव के बाद सभा की पहली बैठक, वो ऐतिहासिक दिन कब आया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस जगह पर जिसे आज हम संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। जी, उस समय उसे काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन कहते थे। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं, एक बहुत ही अच्छी परंपरा का पालन किया गया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पहली बैठक में सब कुछ ठीक नहीं रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा जी, मुस्लिम लीग ने न सिर्फ इस बैठक का बहिष्कार किया बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग पर भी जोर दिया।
मतलब शुरुआत से एक बड़ी चुनौती सामने थी। और देशी रियासतों का क्या रुख था? क्या वो सब शामिल हुई? ज्यादातर रियासतों ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन एक बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। मतलब किस प्रांत से कितने लोग आएंगे, ये कैसे तय हुआ? इसका आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। एक मोटा मोटा नियम बनाया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाएगी। अच्छा। और इतना ही नहीं, प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा भी गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी। तो फिर जब देश का बंटवारा हुआ, उसका असर सदस्यों की संख्या और संरचना पर भी पड़ा होगा? जाहिर है, असर पड़ना ही था। विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधि थे, उनका भी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया। अब भारतीय संविधान सभा में 213 सामान्य सदस्य रह गए, 79 मुसलमान और 4 सिख सदस्य। और समाज के दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा था? क्या इसमें विविधता थी? प्रतिनिधित्व काफी व्यापक था, जो कि बहुत जरूरी था। सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में 12 महिला सदस्य भी थीं। 12 महिला सदस्य, ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अब अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभा की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी? काम शुरू कैसे हुआ? कार्यवाही की असल शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? जी, इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान की पूरी विचारधारा और दर्शन की नींव रखी। एक तरह से यह हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। और इस प्रस्ताव को सभा ने कब स्वीकार किया? इस पे बहुत गहरी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद काम को आसान बनाने के लिए समितियां बनाई गई होंगी। बिल्कुल, संविधान निर्माण के जटिल काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें मुख्य थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और इन सब में शायद सबसे प्रसिद्ध प्रारूप समिति। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थोड़ी और बात करते हैं। इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान का एक शुरुआती मसौदा सर BN राव ने तैयार किया था, जो उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। उसी मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के मुंशी, जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान थे। इसमें भी बाद में कुछ बदलाव हुए थे, है ना? हाँ, हुए थे। N माधवराव को BL मित्र की जगह पर लाया गया था और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अच्छा। एक और रोचक तथ्य यह है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो फिर उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा चुनकर लाया गया। अब वापस एक बार विभाजन के प्रभाव पर लौटते हैं। 3 जून 1947 को जब विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया, तो सभा की सदस्य संख्या पर क्या असर पड़ा? उस योजना के बाद भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 324 तय की गई। इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए रखे गए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। और इस पुनर्गठित सभा की स्थिति क्या थी? मतलब अंतिम रूप से कितने सदस्य बचे? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 तक इसकी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 299? जी, इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 थी। तो अब प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा करके रिपोर्ट कब सौंपी? समिति ने प्रारूप पर महीनों विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश कर दी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा हुई होगी। इस प्रक्रिया को वाचन या रीडिंग कहते हैं, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। संविधान के प्रारूप पर सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा? वो शायद सबसे लंबा था। हाँ, दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। वो 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी में एक क्लॉज पर बहस हुई। लगभग 1 साल तक। और फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? उस ऐतिहासिक दिन पर सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे और उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। एक बार फिर से उन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अवश्य। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास थी, जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे। आप कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। उस समय इस पूरे काम में खर्च कितना आया? उस समय कुल खर्च 63,96,729 रुपए का हुआ था।
और जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब उसका अंतिम स्वरूप क्या था? उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में भाग और अनुच्छेदों की संख्या वही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। तो ये थी संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान के पारित होने तक की एक विस्तृत यात्रा। बिल्कुल, ये एक असाधारण प्रक्रिया थी जिसमें विभाजन की चुनौतियों और विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस से गुजरते हुए दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान ने आकार लिया। अगली कक्षा में हम संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि इसकी प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। ये सफर है हमारे संविधान की जड़ों तक पहुंचने का। बिल्कुल। मतलब ये समझने का कि जिस किताब से आज हमारा देश चलता है, आखिर उसकी नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारा संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर है। सही। भारत में जब ब्रिटिश शासन था हम्म तो समय समय पर कई ऐसे एक्ट्स मतलब अधिनियम पारित किए गए हम्म जिन्होंने धीरे धीरे भारत की जो आज की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था है हम्म। उसकी एक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, तो आज की क्लास में हम उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों पर बात करेंगे जो आजादी से पहले लागू हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एक मजबूत संविधान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। कहानी में पहला बड़ा मोड़ कहाँ आता है? पहला बड़ा मोड़ आता है 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ये दो अलग-अलग लोगों के नाम है ना? हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो लंदन में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसरॉय थे। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दूरगामी परिणाम वाली जो बात थी, वो थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अलग प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं था, ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाना था। तो इसने एक तरह से देश को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीयों को अब भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थीं, उनमें नियुक्त किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आज के हिसाब से कैबिनेट समझ सकते हैं इसे? हाँ, एक तरह से वाइसरॉय की सबसे ताकतवर टीम। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी। तो उन्हें कुछ अधिकार भी मिले होंगे? हाँ, अब परिषद के सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। अच्छा, और वो पहले भारतीय कौन थे जो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए? ये नाम जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समझ गया। तो इसके 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, और इसने व्यवस्था में कई और बड़े बदलाव किए। जैसे? सबसे पहला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं। वैसा कुछ। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। पहली थी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें सदस्य कितने होते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 चुने जाते थे और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। और केंद्रीय विधानसभा में? उसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 साल का था। अधिकार दोनों के बराबर थे? लगभग बराबर थे, सिवाय एक मामले के। बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था, वो सिर्फ विधानसभा के पास था। अच्छा, और इस अधिनियम का एक और बहुत बड़ा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, क्या था ये? द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके तहत प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से? हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ओके, तो आरक्षित विषयों में क्या क्या था? जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित थीं।
इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालक परिषद की मदद से शासन करता था, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। और हस्तांतरित में? हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि जैसे विषय थे। इन पर शासन तो गवर्नर ही करता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जिम्मेदारी दे दी, लेकिन पावर और पैसा अपने पास रख लिया। बिल्कुल। आपके पास स्कूल चलाने का विभाग तो है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया था। तो ये व्यवस्था बाद में खत्म कर दी गई होगी? हाँ, ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये आगे चलकर 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है। इस 1919 के एक्ट में और भी कुछ खास था? हाँ, दो चीजें और थीं। एक तो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक, मतलब ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। और दूसरा? और इसी एक्ट में भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, तो यूपीएससी की नींव एक तरह से यहीं रखी गई। एक तरह से, हाँ। चलिए, अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान पर उसका सबसे गहरा असर पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। गहरा असर कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451? हाँ। हमारे मूल संविधान से भी ज्यादा। हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। पहली, एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था। इसमें कौन-कौन शामिल होता? इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और वो देशी रियासतें शामिल होनी थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। अच्छा, तो रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था? हाँ, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, पर रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, और क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई तो ये संघ कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल। प्रांतीय सरकारों को अब अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिल गए और इसके बजाय केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, तो प्रांतों से हटा के केंद्र में लगा दिया। और क्या था इसमें? इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था? एक तरह से, पर इससे जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने की शक्ति लंदन की प्रिवे काउंसिल के पास ही थी। और क्या इस अधिनियम में हम भारतीय कोई बदलाव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत की कोई भी विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। और वो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका और विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया था। बिल्कुल। एक और खास बात, इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था, और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, तो बर्मा इसी एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिर में, उस अधिनियम पर जिसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त किया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर। सिर्फ 14 दिन में? मतलब अंग्रेज जाने की बहुत जल्दी में थे। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। ठीक है। दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कैसे चलता है? तब तक दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थीं, वही विधानमंडल के तौर पर काम करेंगी और शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। उसमें कुछ बदलाव करने की छूट थी? हाँ, दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते थे। और उन सैकड़ों देसी रियासतों का क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ दी गई। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। हाँ,
और इसी ने आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे 1909 से लेकर 1947 तक के इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में एक ऐसी प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था को जन्म दिया जो हमारे संविधान की नींव बनी। बिल्कुल, इन अधिनियमों के जो प्रावधान थे, चाहे वो सफल रहे हों या असफल, उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं को एक ढांचा और एक बहुत जरूरी अनुभव प्रदान किया। सही कहा। इन सभी अधिनियमों के बाद जो अगला तार्किक कदम था, वो था भारत के अपने संविधान का निर्माण, जो पूरी तरह से भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों के लिए बनाया गया हो। तो अगली क्लास में हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। बिल्कुल। पर आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? वो ये कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन ब्रिटिश निर्मित कानूनों के कई हिस्सों को तो खारिज कर दिया, लेकिन उस औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे का कितना डीएनए आज भी हमारे सिस्टम की नसों में दौड़ रहा है, सोचने वाली बात है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे आजादी की सुबह बस होने ही वाली थी। बिल्कुल। लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दरवाजे पर खड़ी थी, एक बिल्कुल नए देश के लिए, एक नई रूल बुक, एक संविधान बनाने की। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इसकी नींव रखी गई थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, जो 1946 में भारत आया था। चलिए, तो अब इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये संविधान सभा बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग थे और किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। तो शुरुआत करते हैं सदस्यों की संख्या से। कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी, उसके हिसाब से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389। हाँ, और इसका बंटवारा भी आप कह सकती हैं बहुत सोचा समझा था। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। बिल्कुल, और बाकी 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। अच्छा, और इन सदस्यों को चुनने के लिए फिर चुनाव भी हुए? हाँ, जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ये चुनाव उन 296 सीटों के लिए थे जो प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को दी गई थीं। और इन चुनावों के नतीजों से उस वक्त की राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई होगी। पूरी तरह से। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। तो चुनाव के बाद सभा की पहली बैठक, वो ऐतिहासिक दिन कब आया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस जगह पर जिसे आज हम संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। जी, उस समय उसे काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन कहते थे। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं, एक बहुत ही अच्छी परंपरा का पालन किया गया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पहली बैठक में सब कुछ ठीक नहीं रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा। जी, मुस्लिम लीग ने न सिर्फ इस बैठक का बहिष्कार किया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग पर भी जोर दिया। मतलब शुरुआत से एक बड़ी चुनौती सामने थी। और देशी रियासतों का क्या रुख था? क्या वो सब शामिल हुई? ज्यादातर रियासतों ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन एक बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। मतलब किस प्रांत से कितने लोग आएंगे, ये कैसे तय हुआ? इसका आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। एक मोटा मोटा नियम बनाया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाएगी। अच्छा। और इतना ही नहीं, प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा भी गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी। तो फिर जब देश का बंटवारा हुआ, उसका असर सदस्यों की संख्या और संरचना पर भी पड़ा होगा? जाहिर है, असर पड़ना ही था। विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधि थे, उनका भी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया। अब भारतीय संविधान सभा में 213 सामान्य सदस्य रह गए, 79 मुसलमान और 4 सिख सदस्य। और समाज के दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा था? क्या इसमें विविधता थी? प्रतिनिधित्व काफी व्यापक था, जो कि बहुत जरूरी था। सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है
कि संविधान सभा में 12 महिला सदस्य भी थीं। 12 महिला सदस्य, ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अब अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभा की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी? काम शुरू कैसे हुआ? कार्यवाही की असल शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? जी, इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान की पूरी विचारधारा और दर्शन की नींव रखी। एक तरह से ये हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। और इस प्रस्ताव को सभा ने कब स्वीकार किया? इस पे बहुत गहरी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद काम को आसान बनाने के लिए समितियां बनाई गई होंगी? बिल्कुल, संविधान निर्माण के जटिल काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें मुख्य थीं वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और इन सब में शायद सबसे प्रसिद्ध प्रारूप समिति। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थोड़ी और बात करते हैं। इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान का एक शुरुआती मसौदा सर BN राव ने तैयार किया था, जो उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। उसी मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान थे। इसमें भी बाद में कुछ बदलाव हुए थे, है ना? हाँ, हुए थे। N माधवराव को BL मित्र की जगह पर लाया गया था और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अच्छा। एक और रोचक तथ्य ये है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो फिर उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा चुनकर लाया गया। अब वापस एक बार विभाजन के प्रभाव पर लौटते हैं। 3 जून 1947 को जब विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया, तो सभा की सदस्य संख्या पर क्या असर पड़ा? उस योजना के बाद भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 324 तय की गई। इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए रखे गए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। और इस पुनर्गठित सभा की स्थिति क्या थी? मतलब अंतिम रूप से कितने सदस्य बचे? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 तक इसकी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 299? जी, इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 थी। तो अब प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा करके रिपोर्ट कब सौंपी? समिति ने प्रारूप पर महीनों विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश कर दी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा हुई होगी। इस प्रक्रिया को वाचन या रीडिंग कहते हैं, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। संविधान के प्रारूप पर सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा? वो शायद सबसे लंबा था। हाँ, दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। वो 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी में एक-एक क्लॉज पर बहस हुई। लगभग 1 साल तक। और फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? उस ऐतिहासिक दिन पर सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे और उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। एक बार फिर से उन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम दोहरा लेते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अवश्य। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास थी। जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे।
आप कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। उस समय इस पूरे काम में खर्च कितना आया? उस समय कुल खर्च 63,96,729 रुपए का हुआ था। और जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तब उसका अंतिम स्वरूप क्या था? उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में भाग और अनुच्छेदों की संख्या वही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। तो ये थी संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान के पारित होने तक की एक विस्तृत यात्रा। बिल्कुल, ये एक असाधारण प्रक्रिया थी जिसमें विभाजन की चुनौतियों और विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस से गुजरते हुए दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान ने आकार लिया। अगली कक्षा में हम संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे कि इसकी प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतिहास रचने की शुरुआत करते हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं। ये सफर है हमारे संविधान की जड़ों तक पहुंचने का। बिल्कुल। मतलब ये समझने का कि जिस किताब से आज हमारा देश चलता है, आखिर उसकी नींव कैसी रखी गई। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारा संविधान कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर है। सही। भारत में जब ब्रिटिश शासन था, तो समय समय पर कई ऐसे एक्ट्स, मतलब अधिनियम पारित किए गए, जिन्होंने धीरे धीरे भारत की जो आज की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की। अच्छा, तो आज की क्लास में हम उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों पर बात करेंगे जो आजादी से पहले लागू हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए एक मजबूत संविधान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में पहला बड़ा मोड़ कहाँ आता है? पहला बड़ा मोड़ आता है 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो, ये दो अलग-अलग लोगों के नाम है ना? हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो लंदन में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसरॉय थे। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे दूरगामी परिणाम वाली जो बात थी, वो थी कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अलग प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और ये सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं था, ये एक तरह से बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहनाना था। तो इसने एक तरह से देश को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारतीयों को अब भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होती थीं, उनमें नियुक्त किया जाने लगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स मतलब आज के हिसाब से कैबिनेट समझ सकते हैं इसे? हाँ, एक तरह से वाइसरॉय की सबसे ताकतवर टीम। और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार भी बढ़ाया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ी। तो उन्हें कुछ अधिकार भी मिले होंगे? हाँ, अब परिषद के सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, जनहित के विषयों पर प्रस्ताव रख सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और वोट भी दे सकते थे। अच्छा, और वो पहले भारतीय कौन थे जो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए? ये नाम जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। समझ गया। तो इसके 10 साल बाद 1919 में एक और बड़ा एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, और इसने व्यवस्था में कई और बड़े बदलाव किए। जैसे? सबसे पहला, केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना हुई। अच्छा, मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं। वैसा कुछ। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसका एक बहुत ही शुरुआती रूप था। पहली थी राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसमें सदस्य कितने होते थे? राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 चुने जाते थे और 26 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। और केंद्रीय विधानसभा में? उसमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और इनका कार्यकाल 3 साल का था। अधिकार दोनों के बराबर थे? लगभग बराबर थे, सिवाय एक मामले के। बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था,
वो सिर्फ विधानसभा के पास था। अच्छा। और इस अधिनियम का एक और बहुत बड़ा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, क्या था ये? द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। इसके तहत प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से? हाँ, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ओके, तो आरक्षित विषयों में क्या क्या था? जो भी महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, पेंशन, ये सब आरक्षित थीं। इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालक परिषद की मदद से शासन करता था, जिसमें ज्यादातर अंग्रेज थे। और हस्तांतरित में? हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि जैसे विषय थे। इन पर शासन तो गवर्नर ही करता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जिम्मेदारी दे दी, लेकिन पावर और पैसा अपने पास रख लिया। बिल्कुल। आपके पास स्कूल चलाने का विभाग तो है, पर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम फेल होने के लिए ही बनाया गया था। तो ये व्यवस्था बाद में खत्म कर दी गई होगी? हाँ, ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये आगे चलकर 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दी गई। ठीक है। इस 1919 के एक्ट में और भी कुछ खास था? हाँ, 2 चीजें और थीं। एक तो भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक, मतलब ऑडिटर जनरल की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को दिया गया। और दूसरा? और इसी एक्ट में भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, तो यूपीएससी की नींव एक तरह से यहीं रखी गई। एक तरह से, हाँ। चलिए, अब हम आते हैं उस अधिनियम पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान पर उसका सबसे गहरा असर पड़ा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। गहरा असर कहना तो बहुत छोटा शब्द होगा। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। 451? हाँ। हमारे मूल संविधान से भी ज्यादा। हाँ, इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। पहली, एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था। इसमें कौन कौन शामिल होता? इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और वो देशी रियासतें शामिल होनी थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें। अच्छा, तो रियासतों के लिए ये ऑप्शनल था? हाँ, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, पर रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था, और क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, तो ये संघ कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और उन्हें स्वायत्तता दी गई। मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल। प्रांतीय सरकारों को अब अपने मामलों में ज्यादा अधिकार मिल गए और इसके बजाय केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अच्छा, तो प्रांतों से हटा के केंद्र में लगा दिया। और क्या था इसमें? इसमें एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। इस अदालत का अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह था? एक तरह से, पर इससे जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला लेने की शक्ति लंदन की प्रिवे काउंसिल के पास ही थी। और क्या इस अधिनियम में हम भारतीय कोई बदलाव कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। इसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। भारत की कोई भी विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। और वो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका और विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें दलित जातियों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। बांटो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया गया। ये तो बहुत ही चालाकी से किया गया था। बिल्कुल। एक और खास बात, इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, कोई प्रियम्बल नहीं था, और इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, तो बर्मा इसी एक्ट से अलग हुआ था। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिर में, उस अधिनियम पर जिसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त किया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हाँ, और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर। सिर्फ 14 दिन में? मतलब अंग्रेज जाने की बहुत जल्दी में थे। बिल्कुल। इसके मुख्य प्रावधान बहुत सीधे और स्पष्ट थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। ठीक है। दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी।
और जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक देश कैसे चलता है? तब तक दोनों देशों की जो संविधान सभाएं थीं वही विधानमंडल के तौर पर काम करेंगी और शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा। उसमें कुछ बदलाव करने की छूट थी? हाँ, दोनों देश अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते थे। और उन सैकड़ों देसी रियासतों का क्या हुआ? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ दी गई। देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें? हाँ, और इसी ने आगे चलकर कई बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे 1909 से लेकर 1947 तक के इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत में एक ऐसी प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था को जन्म दिया जो हमारे संविधान की नींव बनी। बिल्कुल, इन अधिनियमों के जो प्रावधान थे, चाहे वो सफल रहे हों या असफल, उन्होंने हमारे संविधान निर्माताओं को एक ढांचा और एक बहुत जरूरी अनुभव प्रदान किया। सही कहा। इन सभी अधिनियमों के बाद जो अगला तार्किक कदम था वो था भारत के अपने संविधान का निर्माण, जो पूरी तरह से भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों के लिए बनाया गया हो। तो अगली क्लास में हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। बिल्कुल। पर आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? वो ये कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन ब्रिटिश निर्मित कानूनों के कई हिस्सों को तो खारिज कर दिया, लेकिन उस औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे का कितना डीएनए आज भी हमारे सिस्टम की नसों में दौड़ रहा है, सोचने वाली बात है। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे आजादी की सुबह बस होने ही वाली थी। बिल्कुल। लेकिन आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दरवाजे पर खड़ी थी, एक बिल्कुल नए देश के लिए, एक नई रूल बुक, एक संविधान बनाने की। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इसकी नींव रखी गई थी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, जो 1946 में भारत आया था। चलिए, तो अब इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये संविधान सभा बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग थे और किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने हमारे संविधान को आकार दिया। तो शुरुआत करते हैं सदस्यों की संख्या से। कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी, उसके हिसाब से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389। हाँ, और इसका बंटवारा भी आप कह सकती हैं बहुत सोचा समझा था। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। बिल्कुल, और बाकी 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। अच्छा, और इन सदस्यों को चुनने के लिए फिर चुनाव भी हुए? हाँ, जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ये चुनाव उन 296 सीटों के लिए थे जो प्रांतों और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को दी गई थीं। और इन चुनावों के नतीजों से उस वक्त की राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई होगी। पूरी तरह से। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली। तो चुनाव के बाद सभा की पहली बैठक, वो ऐतिहासिक दिन कब आया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस जगह पर जिसे आज हम संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। जी, उस समय उसे काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन कहते थे। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं, एक बहुत ही अच्छी परंपरा का पालन किया गया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पहली बैठक में सब कुछ ठीक नहीं रहा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अच्छा। जी, मुस्लिम लीग ने न सिर्फ इस बैठक का बहिष्कार किया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग पर भी जोर दिया। मतलब शुरुआत से एक बड़ी चुनौती सामने थी। और देशी रियासतों का क्या रुख था? क्या वो सब शामिल हुई? ज्यादातर रियासतों ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन एक बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। मतलब किस प्रांत से कितने लोग आएंगे, ये कैसे तय हुआ? इसका आधार मुख्य रूप से जनसंख्या थी। एक मोटा मोटा नियम बनाया गया कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाएगी। अच्छा। और इतना ही नहीं, प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा भी गया था। मुस्लिम, सिख और साधारण, यानी
इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी। तो फिर जब देश का बंटवारा हुआ, उसका असर सदस्यों की संख्या और संरचना पर भी पड़ा होगा। जाहिर है, असर पड़ना ही था। विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 प्रतिनिधि थे, उनका भी सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया। अब भारतीय संविधान सभा में 213 सामान्य सदस्य रह गए, 79 मुसलमान और 4 सिख सदस्य। और समाज के दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा था? क्या इसमें विविधता थी? प्रतिनिधित्व काफी व्यापक था, जो कि बहुत जरूरी था। सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य शामिल थे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में 12 महिला सदस्य भी थीं। 12 महिला सदस्य, ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? पहली बैठक के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो अब अध्यक्ष चुने जाने के बाद सभा की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी? काम शुरू कैसे हुआ? कार्यवाही की असल शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव? जी, इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान की पूरी विचारधारा और दर्शन की नींव रखी। एक तरह से यह हमारे संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। और इस प्रस्ताव को सभा ने कब स्वीकार किया? इस पे बहुत गहरी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद काम को आसान बनाने के लिए समितियां बनाई गई होंगी। बिल्कुल, संविधान निर्माण के जटिल काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई गई। इनमें मुख्य थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और इन सब में शायद सबसे प्रसिद्ध प्रारूप समिति। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर थोड़ी और बात करते हैं। इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान का एक शुरुआती मसौदा सर BN राव ने तैयार किया था, जो उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। उसी मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान थे। इसमें भी बाद में कुछ बदलाव हुए थे, है ना? हाँ, हुए थे। N माधवराव को BL मित्र की जगह पर लाया गया था और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अच्छा। एक और रोचक तथ्य ये है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो फिर उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा चुनकर लाया गया। अब वापस एक बार विभाजन के प्रभाव पर लौटते हैं। 3 जून 1947 को जब विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया, तो सभा की सदस्य संख्या पर क्या असर पड़ा? उस योजना के बाद भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 324 तय की गई। इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए रखे गए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। और इस पुनर्गठित सभा की स्थिति क्या थी? मतलब अंतिम रूप से कितने सदस्य बचे? देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 तक इसकी सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 299? जी, इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 70 थी। तो अब प्रारूप समिति ने अपना काम पूरा करके रिपोर्ट कब सौंपी? समिति ने प्रारूप पर महीनों विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश कर दी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर सभा में चर्चा हुई होगी। इस प्रक्रिया को वाचन या रीडिंग कहते हैं, सही कहा ना मैंने? एकदम सही। संविधान के प्रारूप पर सभा में 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और दूसरा? वो शायद सबसे लंबा था। हाँ, दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण था। वो 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसी में एक-एक क्लॉज पर बहस हुई। लगभग 1 साल तक। और फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी दिन
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? उस ऐतिहासिक दिन पर सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे और उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए। एक बार फिर से उन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के नाम दोहरा लेते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अवश्य। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास थी जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता भी पंडित नेहरू ही कर रहे थे। आप कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। उस समय इस पूरे काम में खर्च कितना आया? उस समय कुल खर्च 63,96,729 रुपए का हुआ था। और जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब उसका अंतिम स्वरूप क्या था? उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में भाग और अनुच्छेदों की संख्या वही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो गई है। तो ये थी संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान के पारित होने तक की एक विस्तृत यात्रा। बिल्कुल, ये एक असाधारण प्रक्रिया थी जिसमें विभाजन की चुनौतियों और विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस से गुजरते हुए दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान ने आकार लिया। अगली कक्षा में हम संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि इसकी प्रस्तावना और विदेशी स्रोतों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए